मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्कूल मंडा में आप सभी का स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे प्रतिरोध की निर्भरता, प्रतिरोधकता की निर्भरता। प्रतिरोधकता अपन ने पढ़ ली थी। अब पढ़ेंगे प्रतिरोधक की निर्भरता। ये किन किन पर निर्भर करता है। तो देखो, प्रतिरोधकता लंबाई व अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। मतलब कि प्रतिरोधकता होती है वह लंबाई, तार की जो लेंथ होती है, लेंथ और इसके अनुप्रस्थ काट पे, इन दोनों पे क्या नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। ये इन दोनों पे ही निर्भर नहीं करता है। इनकी लंबाई कितनी ही हो चाहे तार की, और चाहे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना ही हो, उन दोनों पे ही वह निर्भर नहीं करता है। किसी पदार्थ का प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता दोनों ही ताप में परिवर्तन से परिवर्तित होते हैं। कोई भी पदार्थ ले लिया अपन ने, तो उस पदार्थ के जो प्रतिरोध और प्रतिरोधकता होती है ना, वह दोनों ही क्या होता है, ताप में परिवर्तन करते हैं ना। तो ताप में परिवर्तन करने से क्या होगी, उनकी प्रतिरोधकता और प्रतिरोध दोनों ही क्या होंगे, परिवर्तित होंगे। मतलब कहने का मतलब यह है कि उन दोनों का ही मान क्या होगा, बदलेगा। किसी धातुओं में ताप बढ़ाने से प्रतिरोध में हुई कमी परिवर्तन होता है, बहुत कम परिवर्तन होता है। मतलब चालक, कोई भी चालक धातु है, उस चालक धातु में अगर उसका ताप बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ाने पे जो प्रतिरोध में जो कमी होती है ना, वो बहुत कम होती है। ताप बढ़ाने पे प्रतिरोध में कमी बहुत कम होती है, प्रतिरोध कम होता है, बहुत कम होता है, ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। कुछ मिश्र धातुओं में ताप बढ़ाने से प्रतिरोध में बहुत कम परिवर्तन होता है, और कुछ मिश्र धातुएं भी ऐसी होती है जिनका भी अगर अपन ताप बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ाने पे उनमें भी बहुत कम परिवर्तन होता है। उतना परिवर्तन देखा नहीं जाता, बहुत कम परिवर्तन होता है ताप बढ़ाने पर। जैसे कि मैग्नीन व कांस्टेंट है, मैग्नीन और कांस्टेंट ये दोनों मिश्र धातु है। इन दोनों मिश्र धातुओं का जब अपन ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, बहुत कम परिवर्तित होगा लेकिन बहुत कम होगा। अर्धचालकों में ताप बढ़ाने से प्रतिरोध घटता है। जो अर्धचालक होते हैं ना, उनमें जब अपन ताप बढ़ाएंगे तो उनका प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। उनके प्रतिरोध के मान में क्या होगी, कमी होगी। जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम, इनका जब अपन ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा, मतलब प्रतिरोध कम होगा। अतिचालकों में ताप कम करने पर किसी निश्चित ताप पर प्रतिरोध शून्य हो जाता है। जो अतिचालक होते हैं ना, जिनमें चालकता ज्यादा होती है, उनमें क्या होता है कि ताप कम करने पर, उनका ताप कम करेंगे तो एक निश्चित ताप होता है, उस निश्चित ताप पर प्रतिरोध शून्य हो जाता है। एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे क्या होगा, वो ताप होता है ना, वहां तक बढ़ाएंगे ना, उसके बाद उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जैसे कि पारे में 4.2 केल्विन पर प्रतिरोध शून्य हो जाता है। क्या पारे का जब तापमान 4.2 केल्विन बढ़ाएंगे ना, 4.2 केल्विन, तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इतना मान होते ही क्या हो जाएगा, उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, पारे में शून्य हो जाएगा। प्रतिरोधकता पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। जो प्रतिरोधकता होती है वह पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। मतलब चांदी का हो या सोने का हो या तांबे का हो, इनकी अलग अलग पदार्थ की अलग अलग प्रतिरोधकता होती है। ऐसा नहीं होती कि चांदी की प्रतिरोधकता है उतनी ही तांबे की प्रतिरोधकता हो, नहीं। कहने का मतलब ये हुआ कि प्रतिरोधकता पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। चांदी का प्रतिरोध न्यूनतम होता है, अतः यह सर्वाधिक चालक होता है। चांदी का जो प्रतिरोध होता है, चांदी का तार होता है ना, उसमें प्रतिरोध सबसे कम होता है। मतलब अगर अपन बिजली के तार में अगर चांदी का तार लगा देंगे ना, लगा तो नहीं सकते, लेकिन है कि भाई चांदी का तार लगा देंगे ना, तो उसमें प्रतिरोध कम होगा, मतलब बिजली की खपत कम होगी, जो बाहर निकलेगी, जो उसमें प्रतिरोध क्या होगा, शून्य होगा। मतलब धारा में कोई प्रतिरोध उत्पन्न नहीं होगा जब चांदी का तार रहेगा, क्योंकि उसमें क्या होती है, सर्वाधिक चालक होती है। चालकता की दृष्टि से निम्न धातुओं का क्रम इस प्रकार है। चालकता की दृष्टि से जो अपन देखते हैं तो निम्न धातुओं का क्रम इस प्रकार है। देखो, चांदी क्या होती है, सबसे अच्छी जो प्रतिरोध, मतलब इसका प्रतिरोध सबसे कम होता है, इसमें प्रतिरोध सबसे कम होता है, तो ये चालकता अधिक प्रदर्शित करती है। करंट इसमें आराम से फ्लो कर सकता है। फिर है तांबा,
फिर तांबे का, अगर तांबे का तार लेते हैं तो उसमें भी प्रतिरोध किसकी तुलना में, चांदी की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है। फिर सोना और फिर एल्यूमिनियम। तो सबसे ज्यादा जो प्रतिरोध होता है वो किसमें होता है, एल्यूमिनियम में, और सबसे कम प्रतिरोध किसमें होता है, चांदी के अंदर। सबसे कम चांदी में, सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम में। ये बहुत अच्छा होता है, चालक का प्रतिरोध सबसे अच्छा होता है इसमें, और इसमें सबसे कम, मतलब ये चालकता सबसे कम प्रदर्शित करता है। तो ये अपने जो प्रतिरोधकता की जो निर्भरता थी ना कुछ पदार्थों के ऊपर, वो पड़ी। अब अपन पढ़ेंगे कि प्रतिरोधों को जोड़ना, उनका संयोजन करना। तो प्रतिरोधों का संयोजन देखो कैसे करते हैं, आगे अपन अगले वाला टॉपिक पढ़ते हैं। तो अब हम अगला टॉपिक देखते हैं अपना प्रतिरोध, जो प्रतिरोधकता की निर्भरता थी वो अपन ने देख ली। उसके बाद में देखते हैं अपन प्रतिरोधों के निकाय का तुल्य प्रतिरोध। मतलब तुल्य प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोधों के निकाय, कोई निकाय है, कोई पूरी संरचना है, कोई पूरा परिपथ है, उसमें तुल्य प्रतिरोध कितना है, तो वो अपन देखते हैं। प्रतिरोधों को संयोजित करने की दो विधियां होती है, प्रतिरोधों को जोड़ने की जो विधि होती है वो दो विधियां होती है। प्रतिरोधों को दो विधियों के द्वारा जोड़ा जाता है, दो क्रम में जोड़ा जाता है। पहला होता है श्रेणीकरण संयोजन, पहला होता है श्रेणी में जोड़ा जाता है, एक श्रेणीकरण संयोजन होता है, और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। जो अपने घर के अंदर जो जो ये होती है फिटिंग होती है, लाइट फिटिंग, यह श्रेणीकरण में होती है। समांतर क्रम, श्रेणी क्रम किसी में भी। तो देखो श्रेणीकरण संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, ये दो प्रकार के संयोजन किए जाते हैं प्रतिरोधों के। तो पहला है श्रेणीकरण संयोजन। श्रेणीकरण संयोजन देखो क्या है, इस संयोजन में पहले तार के दूसरे सिरे को, ये अपना पहला तार है, ये पहला तार है, ठीक है, ठीक है, ये अपना पहला तार है, ये आर यहां से लेके यहां तक को पहले तार के दूसरे सिरे से जोड़ दिया जाता है। किससे, इस दूसरे सिरे से, जो ये दूसरा तार है ना, दूसरा तार, दूसरे तार के पहले सिरे से जोड़ते हैं। तो देखो इस संयोजन में पहले तार के दूसरे सिरे को, ये पहला तार है अपना, ये पहला तार है, ये बीच में प्रतिरोध है, ये इसका दूसरा किनारा है, इस दूसरे किनारे को दूसरे तार के, ये दूसरा तार है, इस दूसरे तार के पहले सिरे से जोड़ते हैं, तथा यही क्रम आगे चलता रहता है। फिर क्या करते हैं, इस दूसरे तार के जो दूसरा सिरा है इसको तीसरे तार के पहले सिरे से जोड़ देते हैं। ऐसे ही फिर अपन आगे देखते हैं, तो तीसरे तार के दूसरे सिरे को चौथे तार के पहले सिरे से जोड़ देते हैं। तो ऐसे ये क्रम आगे बढ़ता रहता है, और यही क्रम कहलाता है श्रेणीकरण संयोजन। तो बच्चों याद रखना, श्रेणीकरण संयोजन क्या होता है। श्रेणीकरण संयोजन में क्या होता है कि पहले तार के दूसरे सिरे को दूसरे तार के पहले सिरे से जोड़ दिया जाता है, ठीक है। पहले तार के दूसरे सिरे को दूसरे तार के पहले सिरे से जोड़ दिया जाता है। फिर ऐसे क्या करते हैं, दूसरे तार, अब इसको दूसरा तार मान लो, दूसरे तार के दूसरे सिरे को तीसरे तार के पहले सिरे से जोड़ दिया जाता है। तो ऐसा क्रम, ये क्रम चलता रहता है, और यही क्रम क्या कहलाता है, श्रेणीकरण संयोजन कहलाता है। अब देखो श्रेणीकरण संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, परिपथ के द्वारा समझेंगे अपन तुल्य प्रतिरोध क्या होता है। देखो अपना ये परिपथ दे रखा है, ये परिपथ दे रखा है, इसमें तीन तार दे रखे हैं, तीन चालक तार दे रखे हैं, ए बी, बी सी और सी डी, ये तीन चालक तार दे रखे हैं। इन तीनों चालक तारों के मध्य जो विभवांतर है वो ए और बी के मध्य V1 है, बी और सी के मध्य V2 है, सी और डी के मध्य V3 विभवांतर है। ये तीन प्रतिरोध है, R1, R2, R3, तीन तार है, ए बी, बी सी, सी और डी, तीनों के मध्य प्रतिरोध है R1, R2, R3, तीनों के मध्य विभवांतर है V1, V2, V3, ठीक है। अब इसको परिपथ से जोड़ देते हैं, ठीक है, ये बैटरी है और ये कुंजी है, इस कुंजी को लगाते हैं
कुंजी को लगाते क्या होगा, इसमें धारा प्रवाहित होगी, और धारा कौन सी होगी, आई धारा प्रवाहित होगी। धारा इधर से जाएगी, प्रतिरोध से निकलती हुई वापस इधर आएगी और कुंजी के पास आएगी। तो धारा प्रवाह इधर से ऐसे होगा और इधर से ऐसे चलेगा। अब देखो इसका डायग्राम का मैंने यहाँ थ्योरेटिकल लिख दिया है कि देखो तीन चालक तार है, मैंने बता दिया तीन चालक तार है, ए बी, बी सी और सी डी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, तीनों श्रेणी क्रम में है। कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। जो ऊपर मैंने डायग्राम समझाया है उसी के अनुसार इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा है। इनके प्रतिरोध क्रमशः R1, R2, R3 है, और इनके बीच में जो प्रतिरोध है वो क्या है, R1, R2 और R3 है। इस संयोजन में सभी प्रतिरोधकों में प्रवाहित धारा का मान समान होता है। इसमें क्या होता है, जो यहाँ से ये धारा चलती है, ये धारा सभी प्रतिरोधों में समान मात्रा में निकलती है। धारा का मान घटता बढ़ता नहीं है, समान रहता है। जितनी धारा इस तार से निकलेगी AB से, उतनी धारा BC से निकलेगी, उतनी धारा CD से निकलेगी। धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, परंतु इनके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर अलग अलग होता है। इनके सिरों के मध्य, जो सिरों के मध्य विभवांतर क्या होगा, वह अलग अलग क्या होगा, V1, V2 और V3 ये विभवांतर होगा। V1, V2, V3 हो तो देखो इनके मध्य विभवांतर V1, V2, V3 हो तो ओम के नियम के अनुसार, अपन ने ओम का नियम पढ़ा था, ओम का नियम होता है V = RI या IR, V = RI। तो देखो ओम के नियम के अनुसार V मतलब V = RI। तो अतः अपन क्या देखते हैं कि विभवांतर V1 में धारा प्रतिरोध क्या होगा, R1 और धारा क्या रहेगी, I। फिर V2 में प्रतिरोध R2, धारा I। V3 में प्रतिरोध R3 और धारा I। मतलब धारा का मान समान है, प्रतिरोध है और ये विभवांतर है। अब क्या करते हैं, कुल विभवांतर निकालते हैं। अब इसका जो ये परिपथ चित्र है, इसका कुल विभवांतर अपन निकालते हैं। कुल विभवांतर, तो कुल विभवांतर निकालने के लिए क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ लेंगे। तो कुल विभवांतर होता है V = V1, V2 और V3। ये हो गया कुल विभवांतर। इन तीनों का मान अपन यहाँ से रख देंगे, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3, तीनों समीकरण से मान लिख दिए। तो V बराबर क्या होता है, RI। अपन जानते हैं ये ओम के नियम के अनुसार क्या होता है, V = RI। तो RI रख दिया। V1 का मान यहाँ से रखा तो R1I, V2 का मान रखा R2I और V3 का मान रखा R3I। अब देखो इनमें एक चीज कॉमन आ रही है, क्या आ रही है, जो I है ना, I इन तीनों में I क्या है, समान है। और जो समान राशि होती है उसको अपन बाहर ले लेते हैं। तो देखो RI = R1, R2, R3, इसको बाहर ले लेंगे I को, ठीक है। इधर भी धारा इधर भी धारा, दोनों साइड बराबर धारा है, तो इसको काट देंगे। तो क्या बचेगा अपने पास, जो प्रतिरोध होगा, कुल प्रतिरोध, कुल विभवांतर निकाल लिया, कुल प्रतिरोध क्या होगा, R1, R2, R3, ये, ठीक है। ये अपन को क्या मिल गया, जो कुल प्रतिरोध है तीनों तारों के मध्य, वो इतना प्रतिरोध होगा। कुछ 2-3 लाइनें लिखी हुई जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से भी। जब 2 या 2 से अधिक चालक तारों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, श्रेणी क्रम जो ये वाला क्रम है, 2 या 2 से अधिक चालक तारों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो निकाय का कुल प्रतिरोध जोड़े गए सभी चालक तारों के प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। फिर से समझना कि जब 2 या 2 से अधिक चालक तारों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, 2 या 2 से अधिक चालक तारों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए
तो कुल प्रतिरोध जो अभी अपन ने निकाला था, कुल प्रतिरोध जोड़े गए सभी चालक तारों के प्रतिरोधों को, सभी चालक तारों के प्रतिरोधों की, सभी चालक तारों के प्रतिरोध को जोड़े उनके योग, उनके योग के बराबर होता है, उनके योग की क्या होता है, बराबर होता है। तो सदैव याद रखना कि दो या दो से अधिक जब अपन चालक तारों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उनका कुल प्रतिरोध सभी तारों के प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। कुल प्रतिरोध किसी होता है, सभी तारों के प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। यह अपना था श्रेणी क्रम संयोजन। ये श्रेणी क्रम संयोजन आप सबको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो आप वापस इसको देखें, वापस पीछे बैक जाके इसको आप वापस से समझें। और कोई अगर किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत आती है तो आप हमारे को कमेंट करके या हमारे को हमारे को बताएं कि यहाँ पे सर दिक्कत है, तो हम वहाँ पे आपको पर्सनली आपको समझाएंगे, उस टॉपिक को अच्छे से और अच्छे से समझाएंगे। इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़ो। अब इसके बाद देखिए अपन समांतर क्रम संयोजन। जो समांतर क्रम संयोजन है उसकी आगे बाद में अपन अभी चर्चा करेंगे। पहला था श्रेणी क्रम संयोजन, अब है समांतर क्रम संयोजन। देखो अब देखते हैं अपन समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन अभी अपन ने देख लिया था, अब है समांतर क्रम संयोजन। तो देखो समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इस संयोजन में पहले तार के पहले सिरे को दूसरे तार के पहले सिरे से तथा दूसरे सिरे को दूसरे तार से जोड़ते हैं। देखो समझते हैं अपन इसको, इस परिभाषा को, डेफिनेशन को। इस संयोजन में पहले तार के पहले सिरे को, ये अपना पहला तार है, ये ऊपर वाला पहला तार है, ठीक है, को दूसरे तार के, इस दूसरे तार के, ये पहला तार है, ये दूसरा तार है, ये तीसरा तार है, दूसरे तार के पहले सिरे से, ये पहला सिरा है, पहले तार का पहला सिरा भी ये, दूसरे तार का पहला सिरा भी यही है, तथा दूसरे सिरे को दूसरे सिरे से जोड़ते हैं और दूसरे सिरे को इस दूसरे सिरे से जोड़ते हैं। यही क्रम क्या आगे चलता रहता है। ऐसे ही दूसरे तार के पहले सिरे को तीसरे तार के पहले सिरे से जोड़ते हैं और दूसरे सिरे को दूसरे सिरे से जोड़ लेते हैं, तीसरे तार के दूसरे सिरे से जोड़ लेते हैं। ऐसे ही ये क्रम आगे चलता रहता है। तो ये अपना होता है समांतर क्रम संयोजन। ये समांतर क्रम संयोजन की परिभाषा हो गई। अब अपन देखते हैं परिपथ चित्र के द्वारा। ये अपना एक परिपथ चित्र है। इसमें क्या है कि समांतर क्रम में तीन चालक तार जोड़े गए। कौन से? तीन चालक तार जोड़े गए। अब तीन चालक तार जोड़े गए तो इन तीन चालक तारों को देखो, तीन चालक तार है, ए बी बी सी व सी डी को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अपन ने ये चालक तार लिए, ए बी ये रहा, ठीक है, और बी सी और ये सी डी, ठीक है। बी सी और सी डी, ठीक है। ये तीन चालक तार ले लिया अपन ने, ये तीन चालक तार है, इनको अपन ने समांतर क्रम में जोड़ दिया। कैसे से जोड़ दिया इसको, ठीक है। इनके प्रतिरोध क्रम से क्या है, R1 R2 और R3। इनके तीनों के प्रतिरोध क्या है, R1 R2 और R3। इस AB तार का है R1 प्रतिरोध, BC तार का है R2 प्रतिरोध और तीसरे तार का है CD तार का है R3 प्रतिरोध। इन संयोजनों में सभी प्रतिरोधों में उत्पन्न विभवांतर का मान समान होगा। अब इनमें जो विभवांतर रहेगा ना, तीनों में विभवांतर का मान क्या रहेगा, समान रहेगा। उसमें क्या था, श्रेणी क्रम में धारा का मान समान रहता है और इसमें विभवांतर का मान क्या होता है, समान रहता है। याद रखना, समांतर क्रम संयोजन के अंदर सदैव विभवांतर का मान समान रहता है और उसमें श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान समान रहता है।
परंतु इनमें बहने वाली धारा का मान अलग अलग होता है। जो बहने वाली धारा है ये अलग अलग होगी, I1, I2 और I3, जो क्रमशः I1, I2, I3 है। तो ओम के नियम के अनुसार अपन देखते हैं, ओम का नियम अभी अपन ने देखा था, V = IR। अब अपन क्या देखते हैं, धारा का मान निकालते हैं। तो धारा देखो क्या होती है, धारा बराबर V/R, यार इधर रहेगा। अब क्या करते हैं अपन, सबका अपन मान निकाल लेते हैं। तो अब अपन सभी का मान निकालेंगे। तो देखो सबका मान निकालने के लिए पहले अपन धारा, इस तार की अपन धारा का मान निकाल रहे, इस तार की। तो विभवांतर कितना है, V और प्रतिरोध R1। ऐसे ही धारा जो पर दो, ये तार BC है, इसमें धारा का मान होगा V/R2 और I3 का मान होगा V/R3। ये तीनों तार जो चालक तार है उनकी धारा आ गई, तीनों की चालक तारों की धारा आ गई। अब इस धारा का मान समीकरण में इसमें रख देंगे। मान लो ये समीकरण 1 है, तो समीकरण 1 में सभी का मान रखेंगे, कुल धारा निकाल लेंगे। क्या की, कुल धारा। और कुल धारा क्या होती है, I बराबर, कुल धारा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, तीनों का मान रख देंगे। तीनों का मान ये रहा, V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। अब देखो यहाँ I है, I का मान अभी अपन ने निकाला था V बराबर V/R, तो अपन लिख सकते हैं इसकी जगह V/R। ठीक, अब इसमें देखो V क्या है, सब में कॉमन है, सब में समान है, तो V को बाहर ले लेंगे। और V को बाहर ले लेंगे तो V/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, कोष्टक V बाहर नहीं गया, इधर भी V है, इधर भी V है, ये कट गया। तो अपने पास क्या मिला, अपने पास जो प्रतिरोध हुआ 1/R बराबर क्या हुआ, 1/R1, 1/R2 और 1/R3। यह अपने पास क्या मिला, अपन को प्रतिरोध मिला, कुल प्रतिरोध मिल गया। ऐसे ही परिभाषा दे रखी है कि जब दो या दो से अधिक चालक तारों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, किसमें, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो निकाय का कुल प्रतिरोध, ये कुल प्रतिरोध सभी चालकों के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती, ये जो प्रतिरोध दे रखा है इनका व्युत्क्रमानुपाती 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 के योग के बराबर होता है, ये बराबर होता है। तो कुल प्रतिरोध किसके, प्रतिरोधों के व्युत्क्रमानुपाती के योग के बराबर होता है, ये योग के बराबर होता है। ये अपन को क्या मिल गया, कुल प्रतिरोध मिल गया। और ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये अपन ने समांतर क्रम संयोजन पढ़ लिया। पहले श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ा, प्रतिरोधकता की निर्भरता पढ़ी, फिर श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ा। संयोजन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन अपन ने पढ़ लिया, ये समांतर क्रम संयोजन है। तो अपन आज की क्लास इतनी ही है। ऑनलाइन स्कूल भंडा के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसका फ़ायदा उठा सके। थैंक यू, धन्यवाद।